एक गांव है। उस गांव में 10 परिवार रहते हैं। उस 10 परिवार में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन छोटे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं वो एक समान है। और स्कूल में जो उनको शिक्षा मिलती है वो एक समान मिलती है। उनके जो माँ बाप है, जो जहाँ पे काम करने के लिए चले जाते हैं, वो काम एक समान है। सभी मौज मजदूरी करके काम करते, एक ही कंपनी में एक समान दर्जे पे काम करते हैं। इन 10 परिवारों की जो सभ्यता है, संस्कृति है, वेशभूषा है, खान पान है, इनका जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, वो सब एक समान है। इनकी धार्मिक आस्था एक समान है। इन सभी लोगों में कोई भिन्नता नहीं है। इसके बावजूद ये जो 10 परिवार है वो अपनी अलग अलग जाति बताता है। एक परिवार अपनी एक जात बताता है, दूसरा परिवार अपनी कोई दूसरी जाति बताता है, तीसरा परिवार अपनी तीसरी जाति बताता है। तो ऐसे ये जो 10 परिवार है, ये अपनी सभी परिवार अपनी अलग अलग जात बताते हैं। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अगर इन सारे 10 परिवारों में कोई भिन्नता नहीं है, कोई अलगता नहीं, अलग ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये अपनी अलग अलग जाति क्यों बताते हैं? यह कौन तय करता है? ये कैसे तय होता है कि कौन किस जाति का है? यह कौन तय करता है? और जो तय करता है उसे यह अधिकार किसने तय दिया कि नियम बनाने का? जब मैं छोटा था तब मुझे बताया गया कि मैं इस जाति से हूँ, लेकिन तब मेरे मन में मैं सोचता रहता था कि मैं ये इस जाति का कैसे हूँ, या मैं कैसे बन गया, या फिर मैं इस जाति का हूँ मतलब मैं क्या हूँ। और को जो दूसरा दोस्त बताता है कि मैं दूसरी जाति से हूँ, कोई तीसरा दोस्त बताता है मैं इस जाति से हूँ, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि यह मैं इस जाति से हूँ तो क्यों हूँ, और उस जाति से तो क्यों उस जाति से। जब हम इसका अभ्यास करने के लिए चले जाते हैं तो हमारे राष्ट्र का जो इतिहास है, जो बहुत ही प्राचीन इतिहास है, अगर हम उसे ढूंढने के लिए चले जाएं, इतिहास के पन्नों में ढूंढा जाए, तो हमारे जो धार्मिक किताब है, जो वर्तमान के इतिहास के साथ साथ वर्तमान भविष्य के साथ जुड़ा, जिसमें जानकारी है, हमारे इतिहास के बारे में भी जानकारी है, अगर उसमें उनका अभ्यास किया जाए तो विश्व से शुरू होने तक, विश्व के अंत तक के हिस्सों, जो अंत का जो समय है उसको 4 हिस्सों में बांटा गया है: सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। इनमें अगर 3 युग जो है वो खत्म वो समाप्त हो चुके हैं: त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग। ये 3 युग समाप्त हो गए। ये जो 3 युगों के बारे में बता रहा हूँ, या जो मैं बात बता रहा हूँ, ये जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस हो, महाभारत हो, भगवद गीता हो, वेद हो, पुराण हो, जो धार्मिक ग्रंथ है जो हमारे इतिहास से जुड़े गए, उनके ये बारे उनमें जो बताया गया है उनके बारे में बता रहा हूँ। तो उनको अगर आप खुद जाके पढ़ोगे तो उसमें जाति व्यवस्था किधर आपको दिखाई नहीं देगी। आपको वहाँ पे जाति व्यवस्था नहीं बल्कि वर्ण व्यवस्था मिलेगी। और ये जो वर्ण व्यवस्था है वो काम के आधार पे है, वंश के आधार पे नहीं है। उदाहरण के उसमें जो वर्ण व्यवस्था है वो 4 हिस्सों में बटी गई है। पहला वर्ण है ब्राह्मण, जिसको जो ब्रह्म ज्ञान है उसको ब्राह्मण कहा गया है। ब्रह्म और ज्ञान, इन 2 शब्दों से ब्राह्मण शब्द बना है। जो धार्मिक आस्था से जुड़े हुए काम करता है उसको ब्राह्मण कहा गया है। दूसरा वर्ण है क्षत्रिय, जो प्रशासन व्यवस्था से संबंध में काम करता है, जो राज्य को संभालने का काम करता है। राजा, मंत्री, सेनापति ऐसे पदों पे रहकर जो प्रशासन संभालता है और लड़ाई युद्ध करके अपनी जान देकर जो राज्य को सुरक्षित करता है,
उसको क्षत्रिय कहा गया है। तीसरा वर्ण है वैश्य, जो समाज व्यवसाय करके अपना घरदार संभालता है उसको वैश्य कहा गया है। और चौथा वर्ण है शूद्र, जो कोई भी जो समाज अपने हाथ में कोई कला न होने के कारण दूसरे के घर जाके मजदूरी करने के लिए मजबूर है, जो दूसरों की सेवा कर रहा है उसको शूद्र कहा गया है। जो दुय्यम दर्जे का काम करता है उसको शूद्र कहा गया है। तो ये जो 4 वर्ण है वो कर्म के आधार पे बनाए गए हैं। अगर आप इन जो जातियाँ हैं उनका इतिहास भी देखने जाओ, उनका इतिहास में वो कैसे बनी, तो हमें पता चलता है कि बहुत से जातियाँ हैं, समाज है, वो जो उनकी जो भौगोलिक स्थिति है, उनका जो खान पान है, वेशभूषा है, संस्कृति है, वो जो काम करते हैं उसकी वजह से उनका समाज बन गया। यह हमारा जो राष्ट्र है वो जितना प्राचीन है उतना ही उसमें अलग अलग प्रकार की भिन्नता है। वेशभूषा हो, खान पान हो, संस्कृति हो, भाषा हो, सब में विभिन्नता हमें दिखाई देती है। तो बहुत से ऐसे समाज है जो जिस भौगोलिक स्थिति में रहते हैं उस भौगोलिक स्थिति की वजह से वो समाज पहचाना गया, या फिर जो भाषा बोलते हैं या फिर उनकी जो संस्कृति है उसकी वजह से वो समाज किसी खास नाम से पहचाना गया। लेकिन यहाँ पे मेरी बात ये है कि जो समाज भौगोलिक स्थिति के कारण खास नाम से पहचाना गया लेकिन बाद में स्थानांतरण करता है, या फिर वो जिस भौगोलिक स्थिति में वो रहता है वहाँ पे बदलाव आ जाता है, आधुनिकीकरण हो जाता है, तो वह उसमें वो अलग नहीं रहता। अलग नाम से पहचान उस मिलती है, जिस कारण से वो कारण नहीं रहता, या फिर जिस काम करने की वजह से वो कुछ समाज ऐसे जो एक खास काम करने की वजह से बन गए। लेकिन लोकशाही के अंदर हमने अधिकार दिया है सभी लोगों को कि वो जो मर्जी वो काम कर सकता है। तो जब वो खास काम नहीं करता और अपने मन के हिसाब से कोई भी काम कर सकता है, तो ये भी कारण नहीं रहता। हमें ये बात समझ के लेनी चाहिए कि हमारा जो राष्ट्र है पिछले 1200 में जो गजनी के द्वारा इस्लामिक आक्रमण हुआ था हमारे राष्ट्र के ऊपर, करीबन 750 साल हमारा देश गुलाम था। विदेशी आक्रमणों ने कई साल हमारे ऊपर राज किया था। 15 अगस्त 1947 तक हमारा देश गुलाम था विदेशी आक्रमणकारियों से। उसका कारण यह है कि हम आपस में बटे रहे। तो ये जो जाति व्यवस्था है उसकी वजह से भी हम आपस में बट रहे हैं। जो जाति व्यवस्था को जो मैं आज विरोध कर रहा हूँ उसका कारण भी यह है कि जो हमारा हिंदू समाज है वो जाति व्यवस्था के कारण आपस में बढ़ गया है, और हो सकता है कि कल भविष्य में इसी जाति व्यवस्था की वजह से आपस में लड़ जाए। तो मेरी सभी हिंदुओं से अपील है कि वो भ्रष्टाचारी राजनीति नेता और राजकीय दलों के चक्कर में ना आए और हिंदू समाज में एकता बनी रहे, इसलिए जाति व्यवस्था का विरोध करें। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो।